हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं लाइट एमसीक्यूज। जितने भी अच्छे एमसीक्यूज हैं मैं सब यहां लेकर आया हूं। 20-22 एमसीक्यूज हैं, बस इतने करने हैं। अगर आपको आते हैं एमसीक्यूज, देखो अच्छी बात है, आप वीडियो को देखो और प्रैक्टिस करोगे कि आप उनके आंसर्स को टैकल कर पा रहे हो। जिनको नहीं आते उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी एमसीक्यू ना छूटे आपसे। और मैं आपको बता रहा हूं, कोई भरोसा नहीं इनमें से कौन सा एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर से फॉर्म की इमेज क्या कहलाती है, कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होती है? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर पे इमेज कैसी बनती है? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। मिरर के सामने खड़े होते हो ना रोज सुबह सुबह बालों की सेटिंग करने के लिए, है ना? तो बालों की सेटिंग करने के टाइम पे आप देखते होगे ना, आपकी ही पूरी इमेज सामने आ रही होती है। तो वो इमेज कैसी होती है? बिहाइंड द मिरर बनती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल के साथ हमेशा कौन सा वर्ड आता है? इरेक्ट आता है। इस बात का भी ध्यान देकर चलना है। रियल और इरेक्ट कुछ नहीं होता, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड कुछ नहीं होता। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑप्टिकल फेनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। देखो, तारे चमकते हैं, किसकी वजह से चमकते हैं? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारी लेयर्स हैं। तो लाइट क्या होती है? आते 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 क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। अब लाइट का बेंड होना फिनोमेना क्या कहलाता था? रिफ्रैक्शन, है ना? और ये लाइट किसकी वजह से बेंड हो रही है? सर, एटमॉस्फेयर की वजह से। किसकी वजह से बेंड हो रही है? एटमॉस्फेयर की वजह से। तो एटमॉस्फेयर की वजह से अगर लाइट बेंड हो रही है तो मैं इसे बोल सकता हूं क्या फिनोमेना? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज। क्या आ रहा है यहां पर? कनकेव। बस इस टर्म को ध्यान में रखना है। अगर कनकेव दे रखा है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा कैसे रहने वाली है? फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव। ध्यान रखना। वहीं पर अगर इस क्वेश्चन में यहां कन्वेक्स लिखा होता तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, चाहे मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ क्या रहने वाली है? हमेशा पॉजिटिव। क्या रहने वाली है? हमेशा पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन के अब ऑप्शंस देख लें। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज, सिंपल सी बात क्या होगी? नेगेटिव। क्या होगी? नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स का आएगा तो भी हम आराम से आंसर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। पावर ऑफ लेंस, ध्यान रखना यहां क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ लेंस। बहुत बार क्या होता है, आप केवल पावर पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? केवल पावर। जल्दबाजी में आंसर करते हो और क्या लिखकर आ जाते हैं? वॉट। क्या लिखकर आ जाते हो? वॉट। तो इससे बेटर पूरा पूरा पढ़ना है। क्या दे रखा है? पावर ऑफ लेंस। अगर पावर ऑफ लेंस दे रखा है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? डायप्टर। क्या होती है? डायप्टर। अब पावर का फॉर्मूला भी देख लेते हैं यहां से। पावर इज इक्वल टू 1/f। f क्या है? मेरी फोकल लेंथ, जो किसमें दे रखी होगी? मीटर में। यह तब है जब f की वैल्यू किसमें दे रखी हो? मीटर में। p इज इक्वल टू 100/f। यह कब इस्तेमाल करूंगा मैं? जब वैल्यू किसमें दे रखी हो? सेंटीमीटर में। किसमें दे रखी हो वैल्यू? सेंटीमीटर में। ठीक है, यहां से हमने पावर का फॉर्मूला भी देख लिया, है ना? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर देन द इमेज डिस्टेंस विल बी। अब मान के चलो कोई एक लेंस या मिरर लेंस या मिरर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है? ऑब्जेक्ट यहां है। इस तरफ अगर कोई डिस्टेंस में नापूंगा तो किसमें जाएगा? सारा का सारा नेगेटिव में। किसमें जाएगा? नेगेटिव में। अगर इसी तरफ कोई इमेज बन रही है, मान के चलो ये इमेज बनी है, ठीक है? ये इमेज बनी, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? सर, नेगेटिव में आएगी। जब भी फ्रंट ऑफ द मिरर या फ्रंट ऑफ द लेंस कोई भी इमेज बनेगी, उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। कब होगा नेगेटिव? जब वो कहां होगी? फ्रंट ऑफ द मिरर या लेंस। फ्रंट ऑफ मिरर या लेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाता कि इमेज कहां बन रही है? इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट मेरा यहां था, कहां बनी? बिहाइंड द मिरर। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। चाहे वो लेंस के लिए हो चाहे वो मिरर के लिए हो, कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसमें। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट, एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन which is about 24 centimeter using a convex lens. The image produced is about 3 times the size of the object. What is the size of the object? अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर गलती क्या होती है, पहले आप आंसर दो, जल्दी आंसर ट्राई करो, है ना। यहां पर गलती क्या करते हो आप लोग, आपने क्या देखा 24 सेंटीमीटर और क्या देखा, बात खत्म, और आंसर टिक करके आगे क्या 72 सेंटीमीटर। बाकी स्टेटमेंट पे ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया। जब ऐसी स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दोगे तो आंसर गलत होंगे, मार्क्स कटेंगे एमसीक्यूज में। अब ध्यान से समझना जरा इसको, ये कहना क्या चाह रहा है, एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज किसकी, ऑब्जेक्ट की, जो कि प्रोड्यूस हुई है कहां पर, स्क्रीन पे। तो किसकी बात कर रहा है, इमेज की बात कर रहा है। उसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर, उस इमेज की हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज प्रोड्यूसेस अबाउट 3 टाइम्स द साइज। इसका मतलब अगर 24 सेंटीमीटर की इमेज है, वो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बढ़कर 24 सेंटीमीटर आया। तो भाई एक बात बताओ, अगर 8 सेंटीमीटर होता तभी तो 3 गुना बढ़कर 24 सेंटीमीटर बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, तभी तो ये बनेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज कितना होना चाहिए था सर 8 सेंटीमीटर, तभी तो 8 3 जा 24। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते, सीधा 24 और 3 देखा और आंसर क्या मार्क कर दिया 72। मुझे पता है बहुत से बच्चों ने गलतियां की भी होंगी ऐसी। अब आगे से लेकिन ध्यान देना, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका आंसर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, क्या आ गया आंसर 8 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट, पावर ऑफ द लेंस इज -40, इट्स फोकल लेंथ इज, क्या दे रखा है -40। अभी मैंने पावर का फॉर्मूला बताया था 1/f, ठीक है, मीटर में। क्या दे रखा है -40, कोई दिक्कत नहीं, f को इधर लेकर जाते हैं, f निकालना है ना हमें, तो 1/p हो जाएगा। पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है -40। अब यहां से मैं ये भी बता सकता हूं कौन सा लेंस है। अगर फोकल लेंथ सॉरी f की वैल्यू माइनस में आने वाली है तो कौन सा लेंस की बात हो रही है यहां पर, सर यहां पर तो सिंपल सी बात हो रही है किसकी, कॉनकेव की। किसकी बात हो रही है, कॉनकेव की, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। f इज इक्वल टू 100/40। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, 40 की वैल्यू ऊपर लेकर जाएं हम, 0.25 क्या आएगा, 4 × 0.25 1 के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगी 0.025। क्या होगा इसका आंसर 0.025। क्या यहां पर गिवन है, नहीं, इसी किसी ऑप्शन में गिवन नहीं है, लेकिन हमने निकाल लिया ना, क्या होगा 0.025। आंसर क्या होगा माइनस का 0.025। किस में, मीटर में, ध्यान रखना किस में होगा, मीटर में, क्योंकि मैंने 100 से डिवाइड नहीं किया, इसे डायरेक्ट मीटर में निकाल दिया, तो 0.025। शायद स्लाइड्स बनाते समय कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी। अच्छा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, हमारे और प्लेन मिरर के बीच में की दूरी कितनी है, मान के चलो 1 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी है 1 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है जहां ऑब्जेक्ट खड़ा है और जहां इमेज बन रही है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो बहुत आसान बात है, अगर 1 सेंटीमीटर इधर है शीशे के इस तरफ, तो 1 ही सेंटीमीटर शीशे के उस तरफ होगी, तो 1 इस तरफ वाला 1 उस तरफ वाला, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो यहां कितना दे रखा है 0.25 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा मिरर, ठीक है, ये मैंने मिस्टर एक्स को खड़ा कर दिया, इनका नाम है मिस्टर एक्स, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 0.25, ठीक है। अब इनकी जो इमेज बनेगी वो यहीं बनेगी, और इसकी दूरी कितनी होगी 0.25। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि यहां से लेकर यहां तक की, दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितना है, तो यहां से यहां लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ 0.25 ये वाला और 0.25 ये वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.50 मीटर। तो ये ऑप्शन में दे रखा है क्या, हाँ बिल्कुल दे रखा है 0.5 मीटर, ठीक है। आप इसमें आंसर क्या करके आ जाते हैं बहुत बार,
बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते और सीधा क्या लिखते हैं 0.25 दे रखा है ना, वो भी ऑप्शन। ध्यान रखना, ऑप्शन कंफ्यूज वाले बहुत बार देते हैं, ताकि आप लोग वो गलती करो जिसकी वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द डायग्राम शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ द रे आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस आर। सॉल्व करके देखो होता है आपसे या नहीं होता। डायग्राम दे रखे हैं 4 और ये पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्ट डायग्राम है, इनमें से कौन सा करेक्ट डायग्राम है। तो देखो ये तो सही है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से चला जाएगा। दूसरा क्या है, अगर फोकस से कोई रे पास हो रही है तो क्या आ जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। मतलब ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। अब इसको देखते हैं, ये सही है क्या, हाँ कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो कहां से जाती है सर, वो जाएगी कहां से, फोकस से। कहां से जाएगी वो, फोकस से। ठीक है, लास्ट वाला भी देख लेते हैं कैसा है ये फोकस से रे गई, इसको तो ऐसे जाना चाहिए था ना, पर ये कहां आ गई, यहां आ गई। इसका मतलब ये वाला क्या है, गलत। फोर्थ वन गलत है। आंसर क्या आएगा हमारा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें एरोस पे बहुत ध्यान देना है कि एरोस किस तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एरोस की वजह से भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। नाउ नेक्स्ट, एक और पिक्चर वाला क्वेश्चन। अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑन द अदर फेस ऑफ द बॉक्स एज शोन इन द फिगर। फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। देखो कितनी सारी रे ऑफ लाइट आ रही है ना, और एरो पे ध्यान देखो, सारे इधर से जा रहे हैं। जब रे ऑफ लाइट इतनी सारी जा रही है, अब अंदर कौन सा क्या रखा हुआ है ऐसा जिससे निकलकर सारी लाइट ऐसे फैल रही है, कुछ तो होगा ना ऐसा। आप आंसर करके देखो, मैं बताता हूं कुछ इसके बारे में। ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। जब भी कोई रे ऑफ लाइट आती है सारी मर्ज होती है कहां पर, फोकस पे। ठीक है, अगर मान के चलो मैं इसे आगे तक बढ़ा दूं इस रे ऑफ लाइट को, ऐसे जाएगी ये रे ऑफ लाइट, कहां जाएगी सर, ये ऐसे जाएगी। अगर मैं ऐसे और रे ऑफ लाइट निकालूं तो वो ऐसे निकलेगी, इधर से रे ऑफ लाइट आई वो ऐसे निकलेगी। अगर देखूं बहुत सारी रे ऑफ लाइट तो ऐसा ऐसा पैटर्न बनाएंगी, एक ऐसे पैटर्न बनाएंगे ना, है ना। और इसमें फिर क्या होगा, अब आपको समझ आ गया होगा कौन सा लेंस होगा इसके अंदर, क्या होगा अंदर, क्या होगा अंदर, होगा इसमें कॉन्वेक्स लेंस। क्या होगा अंदर, कॉन्वेक्स लेंस। है इसमें ऑप्शन, हाँ बिल्कुल है, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत परेशान करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत परेशान करते हैं। नाउ नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड रिफ्रैक्शन आर इक्वल इन अ ट्रांसपेरेंट स्लैब व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज। भाई देखो यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब बराबर होंगे, किसके अंदर, किसके अंदर बराबर होने की बात कर रहे हैं, इन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। इसके लिए अच्छा खासा एक एक्सप्लेनेशन बता देता हूं मैं आपको। जब भी कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगी, ये सरफेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगी तो कैसे निकलेगी, बिल्कुल सीधा ऐसे ऐसे निकलेगी। क्या कोई एंगल बनेगा, क्या कोई रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा। यहां से यहां तक का एंगल कितना है 90 डिग्री, और यहां से यहां तक का एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा यहां पर, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आंसर खुद से बताओ इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, रे ऑफ लाइट सीधी सीधी आएगी, सीधी सीधी निकल जाएगी। नाउ नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन अच्छा टॉपिक है जिसपे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, पता है मुझे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू या न्यू इज इक्वल टू कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n इज इक्वल टू सी बाय वेलोसिटी इन मीडियम। कोई सा भी मीडियम हो सकता है, वाटर, एयर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है। और c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है सर, 3.3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर
पर सेकंड। कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का? हाँ बिल्कुल दे रखा है, 1.33। क्या पूछा है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर पूछा है, तो उसको यहां से यहां शिफ्ट कर देते हैं। 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33 डिवाइडेड बाय 1.33। अब इसे सॉल्व करके बताओ जरा क्या आंसर आता है। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो आंसर किसके करीब आएगा? 2.26 के। किसके आसपास आएगा? 2.26 के। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मुझे तो आंसर याद था इसलिए मैंने कर दिया, पर अगर आप ध्यान से देखो एक चीज, यहां पर बहुत क्लोज दो आंसर दे रखे हैं, यहां पर दो आंसर बहुत क्लोज दे रखे हैं, तो पूरा सॉल्व करके ही देखना है इसको पूरा सॉल्व करके देखना, छोड़ना नहीं है बीच में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू आर गिवन 3 मीडियम ए, बी एंड सी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, 1.65 एंड 1.46। 1.33, 1.65 और 1.46। द मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इज। फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन। एक बात ध्यान देनी है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाय वी। ये वेलोसिटी किसकी थी? मीडियम वाली थी। कहने का मतलब इन दोनों में एक रिलेशन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सर, कि n क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी इन मीडियम के। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम। इसका उल्टा क्या होगा? जिसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम। सिंपल सी बात, दोनों क्या आपस में एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमने क्या देखा कि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज्यादा है? इसका सबसे ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सबसे कम। और सबसे कम किसका है? 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। इसकी वेलोसिटी मीडियम में क्या होगी? मैक्सिमम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसके मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। तो मीडियम इन विच द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, किसमें ट्रेवल फास्टेस्ट करेगी? सर मीडियम ए में। किसमें ट्रेवल फास्टेस्ट करेगी? मीडियम ए में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो सॉल्व करने की, होगा सॉल्व, ऐसा नहीं है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो एक चीज है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको ले? ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है और कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ये क्या आ जाएगा? नॉर्मल। ये क्या आ गया? नॉर्मल। अब रे ऑफ लाइट हमेशा एंगल किसके साथ बनाती है? वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, उसी को मैं क्या बोलूंगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे जब ये रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी तो एंगल किसके साथ बनाएगी? नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे मैं बोलूंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब मैं देखूं इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे शायद वो, n इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारा? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल किसके साथ बन रहा है? प्लेन के साथ। ये वाला एंगल नहीं है हमारा एंगल कौन सा है? ये वाला है, ये एंगल 60 डिग्री। साइन आर, रिफ्लेक्शन में तो दोनों एंगल बराबर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी, तो साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू, मैथ्स तो सभी पढ़ रहे हो ना, साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है? कितनी होती है बताओ जल्दी फटाफट। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये किसके बराबर हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। √2 से इसको काटूंगा तो क्या आ जाएगा? √2 आ गया आंसर। n इज इक्वल टू
√3/√2। देखते हैं ये ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन है या नहीं है उसमें। हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट, √3/√2। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स आर शोन A, B, C and D। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने क्या पता है स्कूल में कराओ, नहीं भी कराओ तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें क्या पूछे, किसने सबसे बेस्ट और सबसे करेक्ट फिगर बनाई है, तो इसका तो आंसर बहुत इजी है, बी। किसने, बी ने। किसने बनाई है, बी ने। नाउ नेक्स्ट, a student does the experiment on tracing the path of a ray of light passing through a rectangular slab for different angles. He can get a correct measure of the angle of incidence and the angle of emergence by following the labeling indicated in figure। अब देखो यहां भी फिर से एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्या पूछता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, किसके साथ बनेगा, नॉर्मल के साथ। इसमें बन रहा है, हाँ बन रहा है, पर यहां पर देखो प्लेन के साथ बन रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें बन रहा है, ये नॉर्मल के साथ बन रहा है, ये तो ठीक है, बट ये वाला पार्ट गलत हो गया क्योंकि इसके साथ बन रहा है, प्लेन के साथ बन रहा है। इसको देखते हैं, क्या ये बन रहा है, नहीं, ये दोनों की दोनों प्लेन के साथ बन रहे हैं, तो ये भी गलत है। अब कौन सा बचा, लास्ट वाला, हाँ देखते हैं इसको भी। ये नॉर्मल के साथ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये भी नॉर्मल के साथ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो मतलब मेरा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है ग्लास स्लैब के अंदर, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ एमर्जेंट के बराबर। किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ एमर्जेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ एमर्जेंट के बराबर। नाउ नेक्स्ट, a ray of light is traveling from a rarer medium to a denser medium while entering the denser medium at the point of incidence it। अब क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट है, कहां से जा रही है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब वो रेयर मीडियम से किस में जाएगी, डेंसर मीडियम में, तो क्या फर्क पड़ेगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, करते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व। ये ग्लास स्लैब है, ये मेरा मीडियम 1 और ये क्या हो गया, मीडियम 2। जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ये मीडियम कैसा है, रेयरर, और ये कैसा है, डेंसर। ध्यान रखना, जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से किस में आ रही है, डेंसर मीडियम में आ रही है। कहां से, रेयरर से किस में आ रही है, रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो क्या होगा, वो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। किस तरफ भागेगी वो, नॉर्मल की तरफ भागेगी। किस तरफ भागेगी, नॉर्मल की तरफ भागेगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। वहीं पर अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से किस में आ जाए, रेयरर में आए, डेंसर से किस में आए, रेयरर में, तो क्या हो गया, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी। देखो ग्लास स्लैब के डायग्राम में यही दिख रहा है, यहां क्या आ रही है, रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ भाग रही है, इस तरफ आ रही है, और यहां क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर भाग रही है। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान में रखकर चलेंगे। अब इस क्वेश्चन को देख लें फिर। जब एंटरिंग डेंसर मीडियम, कहां से, रेयरर से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में, तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहां जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical mirror and a spherical lens each have a focal length of -10 सेंटीमीटर। बहुत आराम से सॉल्व करोगे, अभी बताया मैंने। स्पेरिकल लेंस दे रखा है, स्पेरिकल मिरर दे रखा है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, -10 सेंटीमीटर। माइनस लगते एक बात दिमाग में आ गई होगी, फोकल लेंथ केवल कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर की ही होती है माइनस में, है ना, और किसी की तो नहीं होती। तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों क्या है, कॉनकेव सर, दोनों के दोनों क्या है, कॉनकेव, है ना। अगर यहां पर +10 सेंटीमीटर दे रखा होता तो हम क्या बोलते हैं, सर दोनों के दोनों क्या है, कॉन्वेक्स। फिर क्या है, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स। An object is placed at a distance of 60 centimeter in front of a concave mirror of a focal length of 30 centimeter। एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्केव मिरर के बिल्कुल सामने रखी हुई है, जिसका डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर,
और फोकल लेंथ कितनी है इमेज की, सॉरी लेंस की 30 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है, करके देखते हैं एक बार। एक ले लेता हूं मैं लेंस, इसको तो मैंने बुलाया नहीं था, ये भी आ गया, चलो कोई नहीं, जाओ आप। अब देखो, ये हो गई मेरी फोकल लेंथ f, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलेंगे इसे, क्योंकि हम अभी लेंस की बात कर रहे हैं ना, 2f1 पे बोलेंगे इसे, 2f, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट 2f पे होती है, किस पे होती है? 2f पे होती है, या मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है, किस पे होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये रहा f और ये रहा c। मिरर में कहां होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और लेंस में कहां होती है? 2f पे। तो वो जो इमेज बनाएगा वो उसी पे ही बनाएगा, और कैसी इमेज बनाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा? बिल्कुल सेम। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल में भी ट्रिक किया जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना, दोनों की दूरी क्या होने वाली है? बिल्कुल बराबर। और दोनों का साइज क्या होने वाला है? सर हाइट भी क्या होगी? सेम। हाइट भी क्या होगी? सेम। ये केस किसका है? जब ऑब्जेक्ट मिरर के आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हो और लेंस के आगे कहां रखी हो? 2f पॉइंट पे। तो इसकी भी इमेज कहां बनेगी? ये f1 ले लेते हैं, इसको 2f1 ले लेते हैं, ठीक है। इसको दूसरे उससे बना लेता हूं, ये बनी, ठीक है। तो साइज क्या होगा? सेम होगा। मेरा साइज बिल्कुल सेम नहीं है, तो ऐसा मत बोलना कि सर आपका तो साइज सेम नहीं है। थ्योरेटिकली दोनों का साइज क्या होगा? सेम होगा। मैं यहां कंपास और मार्कर और रूलर लेकर नहीं बैठा हूं ना, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम साइज बना दूं। तो बस ये समझ में आ रहा है कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और कैसी बनेगी? सेम साइज की बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखें फिर, क्या बोल रहे हैं? 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब किस पे है? 30 का उल्टा डबल क्या हो गया? 60 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है, या 2f1 की बात कर रहा है, 2f की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। रियल एंड इन्वर्टेड बहुत सारों में आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड भी पॉसिबल नहीं है। रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द अपोजिट साइज इज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अपोजिट साइज तो हो ही नहीं सकता, तो क्या बच रहा है? रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, बिल्कुल। रियल एंड इन्वर्टेड होगी और साइज क्या होगा? बिल्कुल सेम, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन एंड, सर ये क्वेश्चंस क्यों ले आया आप? ये तो होते ही नहीं है एग्जाम में बहुत बार, है ना। डरना किसी क्वेश्चन से नहीं है, बस क्वेश्चन की पढ़ने की आदत डालो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। एक बार नहीं समझ आता, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पर मार्क्स लूज नहीं करने। एक नंबर भी कटता है ना तो बहुत दुख होता है, एक नंबर भी कटता है तो बहुत दुख होता है, ठीक है। द रेनबो इज अ मैन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, बिल्कुल ठीक बात है। जो रेनबो हम बनाते हैं, जो हमने स्पेक्ट्रम बनाया उसकी तरह ही दिखता है। द रेनबो फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज शाइनिंग एंड इट्स रेनिंग एट द सेम टाइम। आपने ये बात तो ध्यान दी होगी कभी भी कि रेनबो तब बनता है जब बारिश भी हो रही है और सूरज भी निकला है। दोनों का आपस में क्या होता है? टकराव होता है, और क्या बन जाता है? रेनबो बन जाता है। बोल सकता हूं कि इनका ठीक है और रीजन भी ठीक है, पर क्या असर्शन रीजन सही है? एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या आएगा इसमें? ए। बोथ द असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। The word ambulance on hospital vans is written in the form of its mirror as, उल्टा लिखा होता है, ठीक है। The image formed in a plane mirror is same size of the object, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात दोनों सही है। एम्बुलेंस ऐसे तो लिखा होता है, देखा होगा आप लोगों ने बहुत बार, है ना। दूसरी बात क्या बोल रहा है? द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज। क्या जब आप इमेज के सामने, सॉरी मिरर के आगे खड़े होते हो तो छोटे नजर आते हो, बड़े नजर आते हो? ना छोटे नजर आते हो ना बड़े, बिल्कुल सेम बराबर नजर आते हो, है ना। मिरर के आगे हम क्या नजर आते हैं? बिल्कुल बराबर नजर आते हैं। इसका मतलब ये बात भी ठीक है। बट एक बात बताओ, इन दोनों का कोई लेना देना है आपस में? कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि असर्शन और रीजन तो ठीक है, बट रीजन
करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट, प्यूपिल इज ब्लैक इन कलर। प्यूपिल कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, असर्शन है इसका। रीजन क्या है? प्यूपिल इज ब्लैक इन कलर एज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन इट। आप बताओ आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से। प्यूपिल ब्लैक होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्यूपिल का कलर ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि कोई लाइट उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती। एक बात बताओ, आंखों में कौन सा मिरर लगा हुआ है? कोई मिरर लगा हुआ है? नहीं लगा ना, तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी आंखों में? बिल्कुल नहीं करेगी। इसका मतलब जो ये बात बोल रहा है ये तो सही है कि कोई लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट नहीं होती। प्यूपिल क्या होता है? गोल सा होता है, बिल्कुल उसके आर पार दिख रहा होता है, अंदर गड्ढा सा होता है वो, ठीक है। तो इसका असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। और ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि अंदर से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती। तो इसका बोथ द असर्शन एंड रीजंस सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यहां पर ये हमारा सेशन खत्म हुआ। ये मैं कुछ 22-23 क्वेश्चंस लेकर आया था। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया या किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए स्पेशली वो वीडियो बनाकर आप अपने ही चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।